दरवाजे की तेज खटखटाहट से नीरजा नींद से हड़बड़ा कर उठी। 7 बज चुके थे। उसने झट से शॉल ओढ़ा और दरवाजा खोला। सामने दूध वाले को पाकर वो बड़बड़ाती हुई किचन में डिब्बा लेने चली गई। इतनी जोर से दरवाजा पीटने की क्या जरूरत थी? रोजबाई सुबह 6 बजे तक आ जाती थी। उसके पास दूसरी चाबी थी। चाय बनाकर वो नीरजा को उठाती और नाश्ता तैयार करने में लग जाती। नीरजा ने डिब्बा बढ़ाकर दूध लिया। तब तक काम वाली बाई प्रेमा भी सामने आ गई। नीरजा उसे देर से आने पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर डर था कि कहीं वापस न चली जाए। उसको तो कई घर मिल जाएंगे, पर नीरजा को प्रेमा जैसी कोई नहीं मिलेगी। उसने प्रेमा से कहा, अच्छा अब तू झट से चाय बना दे और नहाने का पानी गर्म कर दे। मेम साहब, एक तो गीजर खराब, बाथरूम की लाइट नहीं जलती, दरवाजे की घंटी नहीं बजती और फिर गैस का पाइप। आप ये सब ठीक क्यों नहीं कराती? मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। वो एक ही सांस में उल्टा उसे ही सुनाने में लग गई। उसको कहने की आदत थी और नीरजा को सुनने की। बस यूं ही उनका गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो लगता था सब कुछ छोड़कर भाग जाए, पर जाए कहाँ? वहां भी तो अकेली ही रहेगी। उम्र के 52 बसंत पार करने के बाद भी नीरजा एक नीरस सी जिंदगी ढो रही थी। रोज सुबह कोचिंग सेंटर जाना, 3-4 बैच को पढ़ाना, जॉइंट एंट्रेंस और नीट की तैयारी करवाना, फिर वापस शाम को घर आ जाना। प्रेमा जो बनाकर चली जाती उसी को गरम करके खा लेती और टीवी के चैनल बदलते बदलते सो जाती। ना वो किसी के घर जाती और ना ही कोई उसके घर आता। यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग से भी उसकी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। दबी छिपी जबान में उसे अकड़ू और खूसट की संज्ञा से जाना जाता था। उसने भी कभी हालात के तहत पारिवारिक और सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसकी योग्यता को देखते हुए उसे कई बार मैनेजमेंट ने एकेडमिक हेड बनने के लिए कहा था, पर वो कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचती थी। जिंदगी जैसी चल रही थी वो उसे वैसे ही चलने देना चाहती थी। वो तैयार होकर सेंटर पहुंच गई। शहर के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। उसके ऑफिस पहुंचते ही मिसेस रीना बोली, लंच के बाद कहीं मत जाना, मुंबई आईआईटी से डॉक्टर सिंह आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट से भी कह देना कि ऑडिटोरियम में 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। वो अपने अनुभव शेयर करेंगे और बच्चों को कुछ टिप्स भी देंगे। ठीक है, कह दूंगी। तो दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगी? नीरजा बोली, तुम छुट्टी की बात तो नहीं सोच रही हो ना? अरे इतने बड़े प्रोफेसर हैं आईआईटी में, अब डीन होने का नंबर उन्हीं का है। और हाँ, वो हमारे साथ 2 बजे लंच भी करेंगे। तुम भी कॉमन रूम में पहुंच जाना। रीना बोली। लंच के लिए सब लोग कॉमन रूम में इकट्ठे हुए। तभी प्रिंसिपल जोसेफ डॉक्टर सिंह को लेकर उस कमरे में आए। नीरजा उनको देखकर एकदम धक्क सी रह गई। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ, अचानक उसके दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो संभल पाती, प्रिंसिपल साहब ने उसका परिचय कराते हुए कहा, ये नीरजा मैडम हैं, हमारे यहाँ की बेहद डेडिकेटेड टीचर। जानते हैं, इनका पढ़ाया बच्चा। तब तक नीरजा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे नीरजा, तुम यहाँ? कहकर उन्होंने बड़े ही नपे तुले शब्दों में उसे ऊपर से नीचे तक देखा। प्रिंसिपल जोसेफ ने पूछा, आप जानते हैं इन्हें? तो वो बोले, हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही एक ही कॉलेज से एमबीए किया था। कुछ याद है आपको?
कहते हुए उन्होंने नीरजा को देखा और बोले, मैं नरेन, और उसी चिर परिचित मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया जैसे सदियों पहले। नीरजा ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने स्थान पर बैठ गई। वो उन्हें कभी भूली तो नहीं, पर याद करके करती भी क्या। जो पल उन्होंने साथ साथ बिताए थे वो लौट कर तो नहीं आते। असेंबली हॉल में उनके परिचय और तजुर्बे को लेकर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, वो सब आज नीरजा की झोली में गिरी होती। लेकिन आज वो एक कोने में मासूम सी सहमी सी दुबकी बैठी थी। उधर उनका लेक्चर शुरू हुआ और इधर नीरजा यादों के झरोखों में जा गिरी। उनकी पहली मुलाकात एमबीए की उस सिलेक्शन लिस्ट से हुई थी जिसमें उनका नाम और नीरजा का नाम ऊपर नीचे था। एक नाम राशि होने के कारण लिस्ट में उनकी उंगली उसकी उंगली के ऊपर थी और वो अपने पंजाबी अंदाज में बोले थे, आपका नाम नीरजा है, मुबारक हो जी, लिस्ट में नाम तो आया। नीरजा मुस्कुराकर एक तरफ हो गई। उसे अपना नाम इस इंस्टीट्यूट में आने की खुशी थी और उन्होंने समझा कि वो उनकी बातों पर मुस्कुरा रही है। एक ही नाम राशि के होने के कारण रजिस्टर में भी उनका नाम आगे पीछे लिखा होता और सीटें भी आसपास होती। नीरजा हॉस्टल में रहती थी और उन्होंने शहर में कहीं पेइंग गेस्ट ले रखा था। उस इंस्टीट्यूट में किसी का नाम आने का मतलब था कि उसका पिछला रिकॉर्ड वाकई बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। वो काफी हंसमुख और चुलबुला लड़का था। अपने इसी स्वभाव के चलते वो जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाता था। उसमें यही ऐसी खासियत थी जो उसे सबसे अलग करती। उसके विपरीत नीरजा एकदम शांत, शर्मीले स्वभाव की थी। जब भी वो उसे देखकर मुस्कुराता, नीरजा एक तरफ हो जाती। यूं कहना चाहिए कि उससे कन्नी काट लेती। सुबह जब भी वो क्लास में आता, एक खुशनुमा माहौल सा पैदा हो जाता। उसकी हंसी में भी संगीत की झंकार थी। नीरजा का परिवार लखनऊ में रहता था। पापा बैंक में थे और बड़े भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में चेन्नई में तैनात थे। एक दिन उसका भाई किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आया और नीरजा से मिलने चला आया। उसने अपने कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही उसका रहने का इंतजाम करवा दिया। उसको सुबह ही पापा से मिलने के लिए लखनऊ जाना था। अचानक किसी वीआईपी के आ जाने से गेस्ट हाउस में उसका रहना कैंसिल हो गया। नीरजा परेशान हो गई। बाहर कैफे में बैठकर वो दोनों भाई बहन इसी उधेड़ बुन में लगे थे कि अब क्या करें। तभी नरेन अपने एक मित्र के साथ पास से गुजरा और उसकी तरफ हाथ हिलाया। वो शायद अपने घर जाने की जल्दी में था। जवाब में नीरजा की तरफ से रिस्पॉन्स ना पाकर वो अपने स्वभाव के मुताबिक उसके पास आ गया। हेलो जी, कोई परेशानी है क्या? जैसे उसने नीरजा के मन के भाव पढ़ लिए हों। हाँ, समस्या है तो, बिना कोई समय गवाए नीरजा ने बोल दिया था। ये मेरे भैया हैं। आज रात मैंने इनका गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम किया था, पर वहां से मना कर दिया गया है। कोई आसपास होटल भी तो नहीं है और जो है वो बहुत महंगे हैं, है ना? वो तपाक से बोला था। हाँ, नीरजा ने कहा था। कोई नहीं जी, मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं कोई न कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। कुछ ना हुआ तो अपने साथ रख लूंगा जी। फिर वो भैया की तरफ देखकर बोला, तुसी टेंशन मत लो, मैं बस गया और आया। और सचमुच वो थोड़ी देर में आया और एक कमरे की चाबी देकर बोला, सामने के ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर यह कमरा है, आराम से रहो। नीरजा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी।
वो तो हॉस्टल का कमरा था, और वो भी शेयरिंग वाला। तो नरेन ने कहा, ये अकेले ही रहेंगे, दूसरे लड़के को मैंने कहीं और जाने को कह दिया है, आप आराम से रात बिताओ। नीरजा उसके इस एहसान के सामने बौनी पड़ गई। मुन्ना भाई की तरह वो अपने मीठे व्यवहार से कुछ भी कर सकता था। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? नीरजा ने कहा था। हाँ, ये हुई ना बात। कैंपस के बाहर पिज्जा खाते हैं, पैसे तुम दे देना। और फिर उसने पैसे भी नहीं देने दिए थे। कहा, तुम्हारे भाई के सामने नहीं लूंगा, पर उधार रहे। उस दिन के बाद नीरजा का उसके प्रति नजरिया ही बदल गया। वो कभी कैंपस में साथ घूमते, कभी हेल्थ क्लब में, कभी स्विमिंग पूल में, और कभी कैंपस के बाहर। वैसे तो वो अपने दोस्तों और प्रोफेसर्स के साथ ही घिरा रहता, पर जब भी नीरजा को देखता तो अकेला ही आता। साल कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। उन्होंने अपनी असाइनमेंट रिपोर्ट्स भी साथ साथ तैयार की। कैंपस में ही उसका एक बड़ी कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया। नीरजा यही इसी इंस्टीट्यूट में रहकर पीएचडी करना चाहती थी, इसलिए उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। उससे बिछड़ने का दर्द नीरजा को भीतर से खाए जा रहा था। नरेन के मन में क्या था वो ये भी नहीं जानती थी। वो उस दहलीज को भी पार कर चुके थे जिसे बचपना कहते हैं, जहां जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। ना वो नीरजा के लिए रुक सकता था और ना ही नीरजा उसके साथ जा सकती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयां कर दिया। अपने अपने घरों में शादी की बात करी। नरेन के घर वाले तो मान गए, पर नीरजा के घर वालों ने साफ मना कर दिया। दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर जीवन में परिस्थितियां कुछ ऐसी आती चली गईं कि नीरजा घर की जिम्मेदारियां ओढ़ती रही। बाकी भाई बहन सेटल हो गए, माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और आज नीरजा एकदम अकेली थी। स्पीच खत्म हुई और कुछ ही पलों में नरेन भीड़ में रास्ता बनाते हुए उसके पास आकर धीरे से बोला, मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा। तुम चाहो तो अपने पिज्जा का उधार आज चुका सकती हो, याद है ना तुम्हारे भैया के साथ। नीरजा एकदम पिघल सी गई। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई को छुपा लिया। वो फिर बोला, चलो कॉफी होम में मिलते हैं आधे घंटे बाद। वो नरेन को उसी नीम के पेड़ के नीचे मिली जहां वो अक्सर बैठा करते थे। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। नरेन उसके पास आकर बैठ गया और बोला, आज जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा, और ये बात मेरे जहन में उतर ही नहीं रही कि एमबीए करने के बाद भी तुम इस छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हो। मैं तो समझता था कि। उसकी बात काटते हुए नीरजा ने कहा, नरेन, जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, अब फिलोसॉफिकल बातें छोड़ो और बताओ कुछ अपने बारे में। कहाँ रहती हो, घर में कौन कौन है? कहकर वो मुस्कुराने लगा। वो आज भी वैसा ही था जैसा पहले। मेरी राम कहानी तो 4 लाइनों में खत्म हो जाएगी। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या चल रहा है? नीरजा बोली। ओ जी, मेरा क्या है, मुंबई गया तो बस वहीं का होकर रह गया। एक बेटा है जो जर्मनी में पढ़ता है। पापा रहे नहीं, मम्मी मेरे पास ही रहती है। वाइफ एक कॉलेज में लेक्चरर है। बस बड़ी खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। नीरजा बोली, मेरी याद कभी नहीं आई। उसने नीरजा के हाथों पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, उन लम्हों की चर्चा हम ना ही करें तो अच्छा है।
जिंदगी वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। लाख रुकावटें आए, वो अपना रास्ता खुद ब खुद चुनती है। हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर बोला, छोड़ो ये सब, अपनी सुनाओ, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक हूं, बस ठीक ही समझो। क्या बताऊं, कुछ बताने लायक नहीं है। मतलब इतना रूखा सा जवाब क्यों दे रही हो? वो चौंका। तुमसे शादी होने नहीं दी और घर वाले मेरे लिए कोई घर-वर तलाश नहीं कर पाए। लखनऊ से पीएचडी करने की हसरत भी मन में ही रह गई। एक तरह से मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। उन दिनों कई अच्छे अच्छे कॉलेजों और कंपनियों के ऑफर्स भी आए, लेकिन मम्मी पापा को अकेले छोड़कर जा नहीं सकती थी। यहीं रह गई और यहीं नौकरी करने लगी। अब तो माता पिता भी नहीं रहे, भाई मुंबई चला गया, मैं अकेली हूं। लंबी चुप्पी के बाद नरेन बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं क्या? तुम फिर से घर क्यों नहीं बसा लेती? वो बोली, मेरा घर बसा ही कहां जो फिर से बसाऊं, वो तो बसने से पहले ही ढह गया। शाम काफी हो चुकी थी। एक बार फिर उन दोनों के बिछड़ने की बारी थी। नरेन उसको तसल्ली देकर चला गया। फिर एक दिन सुबह सुबह उसका फोन आया। नीरजा सेंटर जाने की तैयारी कर रही थी। वो बोला, सुनो, एक बहुत ही शानदार खबर है। मैंने तुम्हारे मतलब का काम ढूंढ लिया है, जिसमें तुम्हारा तजुर्बा बहुत काम आएगा। तुमने ढूंढा है तो ठीक ही होगा, नीरजा बोली। बताओ। नरेन बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले का गुड़गांव के पास एक वृद्धा आश्रम है। ऐसा वैसा नहीं, 5 स्टार फैसिलिटीज वाला। वो खुद तो फ्रांस में रहता है, पर उसे आश्रम के लिए एक लेडी डायरेक्टर चाहिए। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हाँ कर दी है, इनकार मत करना। वहां तुम्हें घर भी मिलेगा और साथ भी। तुम चाहो तो 1 महीने की छुट्टी ले लो, ना पसंद आए तो यहीं वापस आ जाना। एक नई जिंदगी तो कभी भी शुरू की जा सकती है ना? उसकी बातों में एक अपील थी, ठहराव था, एक अच्छे दोस्त और हमदर्द की तरह एक आदेश भी था। नीरजा अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। इसी अधिकार की भावना के लिए तो वो तरस गई थी। मन का एक छोटा सा कोना उसी का था और सदा उसी का रहेगा। उसकी यादों की मीठी छांव में बैठने से कलेजे को आज भी ठंडक पहुंचती थी। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी तुमसे मिलके। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।